ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर साहब, टीकाकरण का पूर्वाभ्यास ड्राई रन शुरू हो चुका है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत में कि ये क्या होता है, किस तरह से ये किया जा रहा है, क्या इसमें पेशेंट्स या मरीजों को भी इंक्लूड किया गया है? हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में उसको ड्राई रन बोल रहे हैं, परंतु लेमैन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हम जो करते हैं उसकी रिहर्सल एक तरीके से समझिए। जब रिहर्सल का मतलब हम पहले वो करके एक बार देखते हैं, इसमें कोई कमी अगर रह जाती है तो उसको हम फाइनल में इम्प्रूव कर सकें। और चूंकि ये वैक्सीनेशन का कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, तो इसमें कई चीजें हैं। वैक्सीन किस तरीके से स्टोर होगी, उसके लिए उपयुक्त स्टोरेज फैसिलिटी है, क्योंकि वैक्सीन को 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में स्टोरेज होना जरूरी है। दूसरे, फिर उसका जो कोविन ऐप बनाया गया जिसपे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, उसमें रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रहा है। वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और जिस तरीके से जिन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, जो स्टाफ है जिसको वैक्सीन लगानी है, वो पूरी तरीके से ट्रेन्ड स्टाफ है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी उसके लिए कम से कम आधा घंटे ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते। तो ये जो सारी जो लॉजिस्टिक की प्रक्रिया है, इसको एक बार टेस्टिंग करते हैं, इसी को हम ड्राई रन बोलते हैं। देखिए, ड्राई रन का सवाल है, अभी सरकार ने ये कहा कि भाई हर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट कैपिटल में कम से कम 3 स्थान हर एक को चुनने होंगे जिन पर वो ड्राई रन की प्रक्रिया होगी। और उस पे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होंगे, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर चुने जाएंगे। तो 25 हेल्थ केयर वर्कर हर सेंटर पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उनके डाटा अपलोड किए जाएंगे कोविन ऐप पे। और फिर उनको पूरी प्रोसेस, किस तरीके से वैक्सीन ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस तरीके से स्टोरेज हो रही है, किस तरीके से और कोई लगाई जाएगी, तो इस तरीके से सारे ड्राई रन की प्रोसेस होगी। और इसमें ऑलरेडी पूरे देश में लगभग 96,000 जो लोग हैं जिनको ट्रेन किया जा चुका है, जो कि वैक्सीनेटर हैं एक तरीके से, जो वैक्सीन लगाएं। डॉक्टर, एक चुनौती भरा काम है इस पूरे इतने बड़े हमारे देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबको टीका लगाना। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर डॉक्टर साहब 96.08% हो गई, यानी करीब 4% ही लोग ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि अभी संक्रमित हैं या कुछ हैं। क्या इन सबको टीका लगाने की जरूरत है? सबसे पहले अभी जो टीकाकरण का कार्य है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है, तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो डायरेक्ट मतलब पेशेंट को देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, या जो अस्पतालों में या डिस्पेंसरियों में काम करने वाले वर्कर हैं, तो ये एस्टीमेट किया गया कि भाई ये हमारे देश में लगभग 1 करोड़ के करीब हैं। सबसे पहला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो इनका रखा गया। उसके बाद जो है फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जिसमें पुलिस पर्सनल, पैरामेडिक पर्सनल हैं, इस तरीके के कर्मचारी हैं, जो कि इन लोगों के कांटेक्ट में आने की संभावना ज्यादा रहती है पेशेंट के। ये करीब एस्टीमेट किए गए हैं कि 2 करोड़ के लोग हैं, तो 3 करोड़ तो ये लोग हैं। इसके बाद फिर 50 साल से जो उम्र के ज्यादा व्यक्ति हैं वो, या 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, लंग डिजीज है, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरीके से जो फर्स्ट फेज है उसमें 30 करोड़ लोगों के लिए टीकाकरण की बात चल रही है कि टीकाकरण किया जाए। और इन लोगों को फिर डेफिनेटली पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर SMS के द्वारा जो फोन नंबर जो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके द्वारा उनको वो सूचना दी जाएगी कि आपको किस सेंटर पर कितने बजे पहुंचना। क्योंकि देखिए, एक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और चूंकि सबको एक साथ नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनसे भी किसी और को इन्फेक्शन ना फैले। तो एक सेंटर पर एक दिन में, मतलब ये माना जाता है कि 1 घंटे में हम लगभग 8 से 10 व्यक्तियों को टीकाकरण कर सकेंगे, और एक सेंटर पर करीब 100 व्यक्तियों का टीकाकरण एक दिन में हो सकेगा। तो जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ 1000 सेंटर के करीब बनाए गए हैं। उस तरीके से लगभग 1 लाख व्यक्तियों को रोज टीकाकरण किया जा सकेगा। इसी तरीके से पूरे देश में ये सेंटर बनाए जाएंगे, और वो प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सरकार धीरे धीरे बना रही है। उस तरीके से ये टीकाकरण का कार्य शुरू हो, और ये बहुत लंबा कार्य है। डॉक्टर साहब, देश में रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, टीकाकरण भी शुरू हो गया है लगभग, और लोगों को समझ में भी आने लगा है। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है लोग फिर से भीड़ इकट्ठी करनी शुरू हो गई है, बाजारों में जाना शुरू हो गए हैं। क्या ये मान के चलें वो कि भाई टीका आ गया है तो अब सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि देखिए, टीकाकरण में तो हमें समझना पड़ेगा। कोई भी टीका हमने लगाया तो वो टीका लगाने के बाद
पहली डोज उसकी लगती है, फिर दूसरी डोज जिसको हम बूस्टर डोज बोलते हैं वो 4 हफ्ते के बाद लगती है। उसके बाद उसकी एंटीबॉडी जो है वो 2 हफ्ते और लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि टीकाकरण होने के बाद कम से कम 6 हफ्ते जरूर लगेंगे, जबकि वो व्यक्ति सुरक्षित होगा जिसमें एंटीबॉडी बन पाएंगी, और इसमें समय लगेगा। और चूंकि टीकाकरण भी बहुत कम लोगों का ही हो पाएगा, क्योंकि एक साथ तो सबका नहीं हो सकता, इसलिए सावधानियां जो हम बता रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो लगातार सबको फॉलो करना चाहिए और करना पड़ेगा। जो हमें मास्क उनको पहनना पड़ेगा, दूरियां सामाजिक बना के रखनी पड़ेंगी, हाथों की सफाई रखनी पड़ेगी, और जिस तरीके से अभी तक हमने ये लगभग ये पूरा साल 2020 निकाला है, उसी तरीके से हम निकालें, क्योंकि अगर हम जरा भी लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी फिर से बढ़ जाएगी, जो कि अभी काफी हद तक कंट्रोल में आई है। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति से संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं और उनमें एंटीबॉडीज डेवलप भी हो चुकी हैं, क्या उन्हें भी टीका लेना जरूरी होगा? ये एंटीबॉडी जिनमें डेवलप हो गई है वो कितने समय तक प्रभावी रहेंगी? तो ये तो जरूर है कि जो इन्फेक्शन हो चुका है जिनमें और जिसमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई है वो कुछ समय तक तो रहेंगी, लेकिन चूंकि अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं है, तो अगर वो लोग भी टीका बाद में लगवाएं तो उनको भी फिर वो एक तरीके से बूस्टर डोज का काम करेगा और उनमें वो एंटीबॉडी लंबे समय तक प्रभावी रह सकती है। तो वो भी उनको भी लगवाना चाहिए, परंतु ये जरूर मैं कह सकता हूं कि वो प्रायोरिटी में थोड़ा सा कम हो सकते हैं, क्योंकि पहले जो व्यक्ति जिनमें बिल्कुल भी एंटीबॉडी नहीं है और जो वल्नरेबल लोग, जो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, या वो लोग 50 साल से ऊपर हैं और जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या 50 साल से नीचे के वो व्यक्ति जिनको कोमोर्बिडिटी है और इन्फेक्शन नहीं है, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप में हो। डॉक्टर साहब, लोग मास्क लगाते हैं लेकिन कई बार देखा गया है सही ढंग से नहीं लगाते हैं, ना ही सही ढंग से उसे उतार के डिस्पोज ऑफ करते हैं। इससे भी तो खतरा रह सकता है। हाँ, देखिए ये बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि काफी जगह हम लोगों ने देखा है कि जो मास्क, देखिए मास्क लगाने का मुख्य पर्पज होता है कि हमारा नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढका रहे, क्योंकि जो वायरस है जब वो जाएगा तो आपके नाक और मुंह से जाएगा, तो वो ढका रहे। अगर आपने मास्क को थोड़ी के नीचे लगा लिया है या नाक से हटा लिया है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा और उसमें इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा बना रहता है। इसी तरीके से जब मास्क को उतारना है तो वो भी किस तरीके से उतार के डिस्पोज करिए उसको बंद कंटेनर में, और फिर अच्छी तरीके से अपने हाथों को साफ करें साबुन पानी से, जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा ना रहे। तो ये बहुत जानकारियां लगातार दी जा रही हैं, परंतु हर व्यक्ति का वही है कि जानकारी होने के बाद भी कई बार हमने देखा है कि समाज में लोग उसका उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे और इसीलिए इन्फेक्शन लगातार एक से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों को इस टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर क्यों नहीं रखा गया है और बच्चों को क्यों नहीं रखा गया है, और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जब ये वैक्सीन आ जाएगा तो क्या कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? बुजुर्गों को तो पूरा रखा गया, पहले ही आपको बताया कि 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको प्रायोरिटी में रखा गया है, और जो 50 साल से नीचे के भी हैं उनको भी रखा गया। लेकिन चूंकि ये जो वैक्सीन की ट्रायल्स हुई हैं ये केवल एडल्ट्स में ही हुई है, वयस्क लोगों में ही हुई है, बच्चों में ये ट्रायल नहीं हुई, तो इसलिए अभी बच्चों में ये टीकाकरण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन ये देखा है कि जो बच्चों में है वो इन्फेक्शन का रेट उतना नहीं पाया गया, या वो उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते, उनमें इन्फेक्शन होते हैं तो बहुत हल्के होते हैं, इसलिए अभी ज्यादातर पूरे देश में देखा गया कि बच्चों में जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ही नगण्य है, इसलिए अभी बच्चे उतने प्रायोरिटी एरिया में नहीं है। और चूंकि टीकाकरण भी उनके ऊपर जो ट्रायल्स हुई हैं वो उन पर नहीं हुई, इसलिए उनको अभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन 50 साल से ऊपर के सारे व्यक्तियों को लिया जाएगा और 50 साल से नीचे के भी उन व्यक्तियों को जिनमें कि शारीरिक कई बीमारियां हैं जिनको हम कोमोर्बिडिटी बोलते हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।